नमस्कार। बहुत दिनों से मैं आपके लिए कोई वीडियो या सोल्यूशन नहीं ला पाया। इसका कारण था कि मैं थोड़ा सा बीमार भी था और बहुत सारे टेस्ट चल रहे थे, बहुत सारे काम हम लोग टेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ सही हो चुका है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे गाइड्स, जहाँ पे हम नई नई अलग अलग मेथड्स ट्राई करेंगे। हमारे जो टेक्नीशियन परिवार है, इसमें कुछ टेक्नीशियंस ऐसे हैं जिनके पास कोई सॉफ्टवेयर या JTAG बॉक्स नहीं है, कोई UEFI या JTAG बॉक्स नहीं है, जो कि अनलॉकिंग वगैरह तो कर लेते हैं, हार्डवेयर भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, डबल टेकर से लेकर के ब्लैक पेस्टेड तक हार्डवेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। बट JTAG या UEFI ना होने की वजह से काफी काम उनका रिटर्न जा रहा है या किसी और से उनको करवाना पड़ रहा है। EasyJTAG मार्केट में अवेलेबल है नहीं, है तो बहुत कॉस्टली है, जिस कारण स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था कि सर उसके अवेलेबल होने तक एटलीस्ट कुछ काम हम विदाउट EasyJTAG कर सके। तो इस बारे में मैंने सोचा और कुछ सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको लगभग EasyJTAG की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि जो भी ओप्पो के क्वालकॉम फोन्स है जो USB से फ्लैशिंग नहीं होते हैं, क्लासेस में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं कि लोडर ऑथेंटिकेशन वाया सर्वर या लोडर्स क्या होते हैं, किस तरह से फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है और A3s वगैरह या ओप्पो के क्वालकॉम फोन्स क्यों नहीं होते हैं। इस बारे में आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे EasyJTAG या UEFI का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट JTAG या UEFI अगर आपके पास ना हो तो क्या आप इस फोन को फ्लैश कर सकेंगे? जी हाँ, आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेथड मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस मेथड से आप कोई भी ओप्पो या रियलमी क्वालकॉम फोन्स कर सकते हैं। यहाँ पे सुनकर अच्छा लगता है कि हम इसे फ्लैश कर सकते हैं, वो भी EDL मोड से, बट यहाँ पर कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी रहेगी, याद रखें। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं यहाँ पे मैं कोई VIP लोडर या कोई स्पेशल लोडर यूज करने वाला हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे हम कोई स्पेशल या VIP लोडर यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे तरीका बदलने वाले हैं। याद रखें, यहाँ पे हम एक अलग मेथड यूज करने वाले हैं। तो जो आप फ्लैशिंग समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये वीडियोस आपके लिए नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उन टेक्नीशियंस के लिए है जो eMMC निकाल लेते हैं अच्छे से, जो ब्लैक पेस्टेड eMMC निकाल सकते हैं, कोई भी हार्ड ग्लू हो काम कर सकते हैं, जो सही तरीके से eMMC निकाल कर बिना मोबाइल को कोई नुकसान किए उसे वापस रख सकते हैं। उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आपको EasyJTAG, UEFI या Medusa किसी भी बॉक्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप QFill भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो UMT भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं UMT पॉपुलर है और क्वालकॉम फ्लैशिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए हम UMT इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस गाइड को बनाने से पहले, इस वीडियो को बनाने से पहले इसे मैंने लगभग 9 मॉडल्स पे टेस्ट किया है। 9 मॉडल्स पे ये काम सक्सेस हुआ है, जिसमें मैंने टेस्ट किया है Realme C1, Realme 2, Oppo A3s, Oppo A5, Oppo A7 और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने भी टेस्ट किया। स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी मदद कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें Oppo A5 और Realme Narzo वगैरह इन पे भी टेस्ट किया। ये काम करता है और इसी मेथड से आप अनलॉकिंग भी कर सकते हैं, फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जो आप चाहे आप फर्मवेयर भी रीड कर सकते हैं। यानी कि रेगुलर मॉडल्स में आप जो भी काम करते हैं सारा काम इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारे पास ये एक फ़ोन है, ये ओप्पो कंपनी का है। इसका मॉडल है ओप्पो A3s। ये फ़ोन देखिए ऑन तो हो रहा है, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसमें पासवर्ड लगा है। जैसे कि आप जानते हैं ये फ़ोन क्वालकॉम बेस्ड फ़ोन है, जो कि EDL वगैरह से फ्लैश नहीं होता है, लेकिन इसके लिए आपको ID और पासवर्ड सर्विस सेंटर से ही ये मुमकिन है। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम इस फ़ोन को फ्लैश करने वाले हैं। देखिए, इस फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो फ्लैश करने के लिए आप जानते हैं हमें इसका फर्मवेयर चाहिए होगा। फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें इसका मॉडल नंबर पता होना ज़रूरी है। इसके लिए इमरजेंसी कॉल्स में जाना है, *#899#। सामने एक मेन्यू आएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है सॉफ्टवेयर वर्जन पे। देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी स्टेप है क्योंकि आपको एक्यूरेट मॉडल पता होना चाहिए। A3s में लगभग 4 मॉडल्स आते हैं, तो उसमें आपका मॉडल नंबर आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका मॉडल नंबर है CPH 1803। आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है CPH 1803। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है क्योंकि इसमें 4 मॉडल्स है और हर एक का मॉडल नंबर अलग अलग है। चलिए इसको खोल लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कहा था, इसे हम लोग USB से फ्लैश नहीं करने वाले। ये एक अलग मेथड है। ये एक अलग मेथड है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास EasyJet Plus या UEFI नहीं है। इस मेथड में EMM से निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको EMM से निकालना और लगाना आना चाहिए। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम इसको EDL से फ्लैश करेंगे, तो आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये फ़ोन पहले खुला हुआ नहीं था। एक बार हम इस फ़ोन का CPU और इसकी eMMC चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको हम एक बार साफ कर लेते हैं। देखिए इसमें Qualcomm का CPU लगा है, Qualcomm का इसमें SDM 450 लगा है। चलिए इसका शील्ड निकाल लेते हैं। शील्ड आप चाहे हीटिंग से निकाल ले, चाहे ऐसे निकाल ले। सिर्फ ऐसे शील्ड निकालते समय ध्यान रखें कि आपका बोर्ड बेंड ना हो। ये तो अपना अपना तरीका है, जैसे आप चाहे अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं शील्ड को हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है। अगला हमारा जो स्टेप है, हम इस eMMC को निकालेंगे। जैसा कि मैंने कहा आपको ये eMMC निकालना आना चाहिए। चलिए eMMC को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इस CPU को कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ सिल्वर टेप। आप चाहे तो इसके ऊपर कॉइन वगैरह रख सकते हैं। eMMC के अराउंड जो ग्लू होता है, इसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्विक 857। हीट और एयर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
EMMC के जो अराउंड जो ग्लू होता है इसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ग्लू आप नहीं हटाते तो आपको आईसी निकालने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ग्लू को हटाते वक्त एक ध्यान रखें, आपका जो ब्लेड है, जो भी आपका टूल है, वो सरफेस से स्क्रैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रैक्स वगैरह घिस जाती हैं। अगर आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप शायद इससे अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए, ग्लू हमारा साफ हो चुका है, अब EMM से निकाल लेते हैं। EMM से निकालने के लिए इसकी चारों तरफ हम फ्लक्स लगा देते हैं। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्विक 2008, जिसमें हीट और एयर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, EMMC को हमने बहुत स्मूथली निकाल लिया है। पेस्ट क्लीन कर लेते हैं। ये पेस्ट निकालने की जो स्किल्स है, ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे हार्डवेयर में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए आप देख सकते हैं इतनी अच्छी तरह से मैं इसको नहीं निकाल सकता। यहाँ पे थोड़ी बहुत पेस्ट बच गई है। देखिए, जो बची हुई पेस्ट है इसको हम ट्विज़र से हटा देंगे। एक बार इन पैड्स को पूरी तरह क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए, पैड्स भी हमारे क्लीन हो चुके हैं। एक दो पैड यहाँ पे स्क्रैच हुए हैं, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ यूवी लगा सकते हैं, वैसे पेस्टेड में ये होता ही है। EMMC क्लीन कर लेते हैं। देखिए, EMMC में बिल्कुल ग्लू नहीं है, सारा ग्लू हमारा बोर्ड पर ही था, इसलिए इसे क्लीन करने में थोड़ा सा समय लगा। देखिए, EMMC क्लीन हो चुकी है। EMMC रिवॉल्व कर लेते हैं। देखिए, बॉल्स बन चुके हैं। EMMC हमारी रिवॉल्व हो चुकी है। एक बार इन बॉल्स को अलाइन कर लेते हैं।
फ्लैशिंग के लिए हमें फर्मवेयर चाहिए होगा, तो फर्मवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ सर्च करेंगे CPH1803 फर्मवेयर। मॉडल नंबर के हिसाब से ही सर्च करें तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। हम जाएंगे oppostockroom.com पर। देखिए बहुत सारे वर्जन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आपको हमेशा हो सके तो थोड़ा सा लोअर वर्जन लेना है, बहुत लोअर नहीं बट थोड़ा सा लोअर, ताकि एक्सट्रैक्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोअर वर्जन ले रहा हूँ। यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन सा लेना चाहिए इसमें। ओके, मैं यहाँ पे 18 वाला वर्जन ले लेता हूँ। 18 वाला वर्जन मुझे ओके लग रहा है, ज़्यादा लेटेस्ट भी नहीं है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ये 4 GB का फर्मवेयर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखिए फर्मवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। देखिए फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये एक OFP फाइल है। जैसा आप जानते हैं ओप्पो रियलमी की फाइल्स OFP फॉर्मेट में आती हैं। इसे हम लोगों को खोलना पड़ता है फ्लैशिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं ये 7.5 GB का फर्मवेयर है। अगला जो हमारा स्टेप है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है। आप जो मार्केट से आईसी वगैरह खरीदते हैं, आप मार्केट से स्क्रैप बोर्ड्स खरीदते हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में होते हैं। आपको इसी तरह से एक बोर्ड लेना है। देखिए ये मैंने 300 रुपये में खरीदा था विदाउट eMMC वाला। ये MI Note 4 का बोर्ड है। इस तरह से आपको एक बोर्ड लेना है। देखिए रिक्वायरमेंट ये है कि ये बोर्ड वर्किंग होना चाहिए। यहाँ पे eMMC तो नहीं है लेकिन बोर्ड पूरी तरह से वर्किंग है। इसका CPU और पावर सेक्शन कंप्लीटली ओके है। इस तरह से आपको एक बोर्ड लेना है। ऐसे बोर्ड आपको 200-300 रुपए में मिल जाएंगे। या फिर अगर आपके पास कोई फ़ोन है, अगर आपके पास कोई वर्किंग क्वालकॉम फ़ोन है तो भी आप ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि बोर्ड MI का होना चाहिए, Redmi 4A या 5A यानी कि क्वालकॉम का जो MSM 8917 CPU है उससे आगे का कोई भी बोर्ड आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए एक USB केबल। आपको एक USB केबल लेना है जो कि वर्किंग ना भी हो तो भी चलेगा। इसका फ्रंट साइड आपको कट कर देना है। देखिए यहाँ पे एक केबल को मैंने इस तरह से कट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इस बोर्ड में जो DPDM के पिन होते हैं वहां पे हम इस केबल को सोल्डर करेंगे जैसे कि इसका कंप्यूटर से कनेक्शन बन सके। ऐसा कोई भी बोर्ड आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो Note 4 यूज कर ले, चाहे तो आप Redmi 4A, 5A, 3S, 3S Prime जो भी बोर्ड हो, UMD से सपोर्टेड कोई भी क्वालकॉम जो फोन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आपको उस eMMC को प्लेस कर देना है। इस बोर्ड पर हम इस eMMC को प्लेस कर देंगे। जैसा कि आप क्लासेस में पढ़ते हैं, क्वालकॉम CPU के बारे में हम क्लास में बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। ये किसी भी eMMC को एडजस्ट कर सकता है। सिर्फ कंडीशन ये है, यहाँ पे हम बोर्ड यूज करेंगे 8917 से ऊपर। इसमें CPU है 8953। इसका कारण ये है कि ये जो eMMC है A3S की, इसका जो जनरेशन होता है, जो EXT-CSD रिवीजन या eMMC जनरेशन, ये 5.1 है। तो इसलिए हमें CPU भी ऐसा चाहिए जो 5.1 eMMC को सपोर्ट करे, जो कि 8916 या 8905 वगैरह ये CPU इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए आप ऐसा ही कोई बोर्ड लेंगे, फर्क नहीं पड़ता मॉडल कोई भी हो, इस पर आप इस eMMC को रख देंगे। तो इस eMMC को हम Note 4 पर फिक्स करेंगे। देखिए ये Note 4 का बोर्ड है। इसके पैड्स को सबसे पहले मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि हमारे eMMC अच्छे से बैठ जाए।
आप देख सकते हैं ये ओप्पो के ही एमएमसी है। देखिए eMMC हमारी फिट हो चुकी है। अब इसमें हम USB केबल को सोल्डर कर लेते हैं। ये आप 4 पॉइंट देख सकते हैं, इसमें VBus, DPDM और ग्राउंड है। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास डायरेक्ट पूरा बोर्ड है तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे मैं स्क्रैप बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे केबल को अलग से लगाऊंगा। मेरे पास इसका फ्लेक्स या कनेक्टर नहीं है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा काम ऐसे भी हो जाएगा। तो देखिए eMMC हमारी बैठ चुकी है। चलिए फिर ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, अभी अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यह आप देख सकते हैं eMMC को हमने नोट 4 पर लगा दिया है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। इसको हमने USB केबल भी सोल्डर कर लिया है। जैसा कि आप क्लास में पढ़ते हैं, क्वालकॉम के जो CPU होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ये किसी भी eMMC के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी eMMC में डेटा रीड राइट इरेज कर सकते हैं। देखिए केबल मैंने सोल्डर कर दिया है। तो चलिए फ्लैश कर लेते हैं। तो अब हम इसे जोड़ेंगे कंप्यूटर से। इसे हम फ्लैश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइस मैनेजर खोलेंगे और पोर्ट चेक कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर क्वालकॉम में गलत फर्मवेयर है तो ये ऑटो पोर्ट बना लेता है। तो इस नोट 4 में है ओप्पो का फर्मवेयर, तो ये अपने आप पोर्ट बना लेगा। देखिए ऑटो आइडियल पोर्ट यहाँ पे बन चुका है। अब हम UMT क्यूसीफायर ओपन करते हैं। चलिए एक रीड इन्फो इसका कर लेते हैं, देखते हैं इन्फो क्या दिखाता है। जैसा कि मैंने कहा, ये जो CPU होता है इस eMMC के साथ एडजस्टमेंट कर लेगा। देखिए रीड इन्फो हमारा हो चुका है। यहाँ पे आप डिवाइस देख सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हैं, पैच लेवल देख सकते हैं। चलो एक छोटा सा सिक्योरिटी बैकअप बना लेते हैं। फ्लैशिंग से पहले सिक्योरिटी बैकअप ज़रूर लें, यह मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। इसके लिए रीड फर्मवेयर पर क्लिक करना है। तो डेस्कटॉप पर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर को हम नाम देंगे ओप्पो A3s सिक्योरिटी। चलिए UMT में हम इसको फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। UMT अपने आप सिक्योरिटी पार्ट्स सिलेक्ट कर लेता है और प्लेन फॉर्मेट पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे पार्टीशन रीड हो चुके हैं। सिक्योरिटी बैकअप हमारा ओके बन चुका है।
चलिए आखिरी स्टेप कर लेते हैं। मैं फिर से UMT ओपन करूंगा। अब जैसा कि आप जानते हैं इसमें OFP फॉर्मेट में फर्मवेयर है, तो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा OFP फर्मवेयर है, यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा रॉ प्रोग्राम इसमें आ चुका है। देखिए इसके अंदर एक एक्सट्रैक्टेड फोल्डर बन जाता है, ऊपर आप देख सकते हैं। देखिए फर्मवेयर पूरी तरह से खुल चुका है। ये हमारा रॉ प्रोग्राम 0 आप देख सकते हैं। तो आते हैं UMT पे। यहाँ पे हम जाएंगे फ्लैशर में, प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम में एक बात याद रखें, आपको रॉ प्रोग्राम 0 ही सिलेक्ट करना है, गलती से भी रॉ प्रोग्राम 2 सिलेक्ट नहीं करना, आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। इस एरर को इग्नोर करें। फ्लैश पर क्लिक करते हैं। फ्लैशिंग प्रोसेस को मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, इसमें फ्लैशिंग होने में थोड़ा समय लगता है। क्लास में हमने पढ़ा था क्वालकॉम CPU को आप कोई भी फर्मवेयर दे दें, ये चुपचाप फ्लैशिंग कर लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं बोलते और डेड भी हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का हम अगर सही से फ़ायदा उठाते हैं तो बिना EasyJetag या UEFI के हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। देखिए फर्मवेयर हमारा ऑलमोस्ट फ्लैश हो चुका है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। आखिरी पार्टीशन यूज़र डेटा, इसका जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार यूज़र डेटा की साइज 0 हो जाती है क्योंकि रिपार्टीशन सही से नहीं हो पाता। कई बार आप समय बचाने के लिए यूज़र डेटा अनटिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए फ्लैशिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक ज़रूरी स्टेप है, हमें एक सेफ फॉर्मेट कर देना है। देखिए ये एक ज़रूरी स्टेप है, नहीं तो आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगो हो जाएगा। यहाँ पे सेफ फॉर्मेट पर ओके करना है। सेफ फॉर्मेट के बारे में आप जानते हैं, फ़ोन अपने आप फैक्ट्री रीसेट हो जाता है, इसे करना ज़रूरी है। यस कर देंगे।
फर्मवेयर पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। eMMC को वापस बिठा देते हैं। तो नोट 4 से हम eMMC निकाल लेंगे। यहाँ पे फ्लैशिंग की जगह हम सिर्फ फॉर्मेट FS भी कर लेते तो भी हमारा काम हो जाता, बट मैं यहाँ पे आपको फ्लैशिंग दिखाना चाहता था ताकि कल आपके पास कोई हैंग ऑन लोगो, रिस्टार्ट ऑन लोगो या बूट डिस्ट्रॉय ऐसी कोई एरर आती है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए eMMC रिवॉल्व हो चुकी है। या आपने अक्सर देखा होगा EasyJTAG हो या UEFI हो, कभी कभी ISP कनेक्शन सही से नहीं होता है, आप जंपर करके परेशान भी हो जाते हैं, eMMC कनेक्ट नहीं होती तो आखिर में हमें eMMC निकालनी ही पड़ती है। तो इस मेथड में भी निकालनी पड़ती है। तो अब इस eMMC को हम ओप्पो पर लगा देंगे, यह आप देख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स लगाने पर कई बार eMMC बैठती नहीं है सही से। चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। एक बार आप CPU और eMMC भी देख लीजिए। देखिए eMMC हमारी बैठ चुकी है, हो सके तो eMMC CPU कंफर्म कर लीजिए।
ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे लगा था, इसके जो बैक साइड में जो पावर है, मुझे ऐसा लगा कि इसका पावर शायद डिस्टर्ब हो गया होगा, इसलिए मैंने इस शील्ड को निकाला था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा पावर भी सेफ है। अब एक बार हम इसको ऑन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो ये फ़ोन ऑन नहीं हुआ। फ़ोन ऑन नहीं हुआ, एक बार बोर्ड दबाकर ट्राई करते हैं। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। अब थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि हमने जो फॉर्मेट एफएस किया था ये ऑटो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। देखिए ये फ़ोन खुद फैक्ट्री रीसेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये लोगों पर अटक जाता है या फिर रिस्टार्ट होने लगता है। कभी कभी फाइल के वर्जन से भी ये फ़ोन रिस्टार्ट होने लगते हैं, तो ऐसा अगर आपके साथ हो तो एक बार फर्मवेयर चेंज कर लेना चाहिए। ओप्पो कॉलकॉम में एटलीस्ट इतना तो अच्छा है कि ये फ़ोन डाउनग्रेड भी होते हैं और अपग्रेड भी होते हैं। थोड़ी देर आपको वेट करना है इसके पूरे ऑन होने तक।
देखिए फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो चुका है। इसे एक बार सेटअप कर लेते हैं। देखिए फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो चुका है और अनलॉक भी हो चुका है। एक बार अबाउट फ़ोन में जाके टेस्ट कर लेते हैं। अबाउट फ़ोन कहाँ है इसका? देखिए अबाउट फ़ोन यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो फर्मवेयर हमने फ्लैश किया था ये वही फर्मवेयर वर्जन है। एक बार करीब से देख लीजिए। जो हमने 18 वर्जन फ्लैश किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए सिक्योरिटी भी हमारी सही है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड पसंद आया होगा। एटलीस्ट जब तक आपके पास JTAG नहीं आ जाता आप इस हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो इसे पूरी तरह से पैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे करेंगे स्विच ऑफ। एक बार मैं आपको वापस CPU और eMMC दिखाना चाहूँगा। देखिए CPU और eMMC देख लीजिए। देख सकते हैं। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बोला था, अगर आप सोच रहे हैं मैं कोई VIP लोडर या कोई स्पेशल लोडर यूज़ करने वाला हूँ, तो ऐसा कोई लोडर नहीं था। यहाँ पे मैं कोई अलग मेथड लेकर के आपके लिए आया था। देखिए JTAG या UEFI की ज़रूरत आपको बिल्कुल ही पड़ेगी। कुछ काम है जो आप केबल के द्वारा नहीं कर सकते, जैसे बूट कॉन्फ़िग सेट करना हो या eMMC का RPM भी क्लीन करना हो या CID चेंज करना हो वगैरह। ऐसे कुछ काम हम USB से नहीं कर सकते। MTK फ़ोन में आप ext CSD रीड तो कर सकते हैं, राइट करने के लिए तो आपको JTAG की ज़रूरत है, यानी कि JTAG आपको लेना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे जब तक आपके पास JTAG आ नहीं जाता तब तक लगभग ये काम तो आप संभाल सकेंगे। यहाँ पे हम सैमसंग डेडबूट रिपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी अनसपोर्टेड फ़ोन हो या कोई भी ऐसा फ़ोन हो जिसका केबल ख़राब है, जिसका कनेक्शन ख़राब है, ऐसे फ़ोन्स को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और इस आइडिया को एक्सप्लोर करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या क्या आप इससे कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसे UFS पर भी अप्लाई करें। MI का जो A3 बोर्ड है इस पर भी आप ये ट्राई कर सकते हैं।